जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन की तरफ। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री G7 के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर होगा फोकस। इटली समेत शिखर सम्मेलन में शामिल तमाम देशों के नेताओं से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारत आ रहा है विशेष विमान। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी विमान में मौजूद। मृतकों में ज्यादातर केरल के निवासी। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज निचली अदालत में होगी सुनवाई। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट केस में विभव कुमार की जमानत पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य। छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करना मुख्य उद्देश्य। बिहार के बक्सर में सबसे अधिक 47.02 दर्ज हुआ तापमान। हिमाचल के कई हिस्सों में भी पारा 5 से 6 डिग्री ऊपर चढ़ा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड में भी गर्मी से हाहाकार। 18 तारीख के आसपास प्री मानसून बारिश की उम्मीद। और T20 विश्व कप में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से हराया। सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें कायम। वहीं इंग्लैंड ने सिर्फ 19 गेंद में लक्ष्य हासिल कर ओमान को 8 विकेट से दी मात। और अब बात G7 से जुड़ी हुई सबसे पहले खबरों में। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर कामकाज संभालने के बाद पीएम मोदी पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर इटली पहुंच गए हैं। यहां प्रधानमंत्री आज G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले हैं और इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन ने चालू वर्ष के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं चुनी, जैसे रूस यूक्रेन मध्य पूर्व में संघर्ष, विकासशील देशों के साथ संबंध और अफ्रीका और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी G7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री ने सोशल साइट X पर लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री इटली पहुंचे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कितनी खास है, देखिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की आपुलिया से यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री यहां इटली में G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। प्रधानमंत्री G7 के शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे, जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड सिक्योरिटी, अफ्रीकी मुल्कों के साथ कोऑपरेशन और मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री काउंटर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं और दुनिया को यह संदेश दे सकते हैं कि अगर इस मसले का हल ढूंढना है तो दुनिया को एक संयोजित स्टैंड लेना होगा, एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा। प्रधानमंत्री इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। सबसे अहम होगी जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता, जहां
प्रधानमंत्री दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका एक रिव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये पार्टनरशिप और मजबूत की जा सकती है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। दिलचस्प मुलाकात होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो यहां प्रधानमंत्री मेलोनी के आमंत्रण पर आए हैं। ज़ेलेंस्की G7 को यह गुहार लगा सकते हैं कि G7 यूक्रेन को और पैसा दे और हथियार दे, अपनी उनका जो संघर्ष रूस के साथ चल रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की साहब को यह सलाह दे सकते हैं कि इस संघर्ष का हल युद्ध से नहीं हो सकता, सैन्य विक्ट्री से नहीं हो सकता, बातचीत और कूटनीति से ही होगा। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, अपुल्या, इटली। और प्रधानमंत्री के इटली दौरे पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल जुड़ गए हैं। अमृत, प्रधानमंत्री मोदी G7 के आउटरीच सत्र को संबोधित करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री यहां इटली में G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। प्रधानमंत्री G7 के शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे, जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड सिक्योरिटी, अफ्रीकी मुल्कों के साथ कोऑपरेशन और मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री काउंटर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं और दुनिया को यह संदेश दे सकते हैं कि अगर इस मसले का हल ढूंढना है तो दुनिया को एक संयोजित स्टैंड लेना होगा, एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा। प्रधानमंत्री इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। सबसे अहम होगी जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता, जहां प्रधानमंत्री दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका एक रिव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये पार्टनरशिप और मजबूत की जा सकती है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। दिलचस्प मुलाकात होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो यहां प्रधानमंत्री मेलोनी के आमंत्रण पर आए हैं। ज़ेलेंस्की G7 को यह गुहार लगा सकते हैं कि G7 यूक्रेन को और पैसा दे और हथियार दे, अपनी उनका जो संघर्ष रूस के साथ चल रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की साहब को यह सलाह दे सकते हैं कि इस संघर्ष का हल युद्ध से नहीं हो सकता, सैन्य विक्ट्री से नहीं हो सकता, बातचीत और कूटनीति से ही होगा। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, अपुल्या, इटली। तो G7 देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं। ये समूह भारत को कितना महत्व देता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 से भारत को हर बार सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की इस शिखर सम्मेलन में ये लगातार 5वीं भागीदारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की दमदार मौजूदगी वैश्विक मंच पर देश के दबदबे को दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ही यात्रा G7 समूह और इटली के साथ भारत के मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। अन्य वैश्विक संगठनों की तुलना में G7 समूह को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसकी वजह सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान का शामिल होना है। G7 के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देश वर्तमान वैश्विक जीडीपी में लगभग 45% के भागीदार हैं। ये देश दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 समूह के देश भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना अहम मानते हैं, इसका अंदाजा G7 शिखर सम्मेलन में भारत की लगातार मौजूदगी से भी होता है। 2019 से भारत इस सम्मेलन में हर बार आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद 2024 में आउटरीच देश के तौर पर
भारत इस बड़े मंच पर मौजूद है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन में ये लगातार 5वीं शिरकत है। इस शिखर सम्मेलन में ये भारत की कुल मिलाकर 11वीं भागीदारी है। इटली दौरे में प्रधानमंत्री की कई G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद अहम हैं। इन मुलाकातों से पता चलता है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियां भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी उत्सुक हैं। G20 की अध्यक्षता से लेकर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के आयोजन तक भारत ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों की आवाज हमेशा बुलंद करता रहा है। G7 में भारत की प्रभावशाली मौजूदगी इन देशों के हितों और चिंताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी बेहद लाभकारी है। पीएम की यात्रा भारत इटली संबंधों की मजबूती को भी दिखाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी हाल के वर्षों में बहुत मजबूत हुई है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बार बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कुवैत में हुई घटना की, जहां भारतीय दूतावास ने ये जानकारी दी कि कुवैत आग में हादसे में मारे गए भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान कोच्चि के लिए रवाना हो चुका है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने बताया कि दक्षिणी कुवैत के मंगफ शहर में बुधवार को 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में हताहत हुए 45 भारतीयों के शव को लेकर वायुसेना का एक विशेष विमान कोच्चि के लिए उड़ान भर चुका है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैती अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर हादसे में मारे गए भारतीयों के शवों को स्वदेश वापसी का जो मार्ग है उसे सुनिश्चित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह खुद उसी विमान से स्वदेश वापस लौट रहे हैं। बात दिल्ली की, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आबकारी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम की जमानत पर इससे पहले 7 जून को सुनवाई हुई थी। राउत एवेन्यू कोर्ट में हुई इस सुनवाई में वकील ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब को पढ़ने के लिए 1 दिन का समय मांगा था। वकील ने कहा था कि उन्हें 182 पन्नों के ईडी के जवाब को पढ़ने के लिए और समय चाहिए। जमानत याचिका पर आज जो विकेश हैं वो जज के रूप में सुनवाई करने वाले हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट 8 जून से महीने के अंत तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद है। ऐसे में न्यायाधीश ने मामले की अगली तारीख जुलाई में देने की बात कही थी। केजरीवाल पक्ष ने इस बात पर विरोध जताया था, जिसके बाद आज की तारीख दी गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 30 तारीख कोर्ट ने 8 जून को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, और उसके बाद बिभव ने हाईकोर्ट का रुख किया था। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका को एक अन्य सत्र अदालत ने 27 मई को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में इस वक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। ऐसे में सुनवाई हाईकोर्ट की अवकाशलीन पीठ में की जाएगी। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों को सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करने का निर्देश दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक सर्कुलर के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में सुबह की सभा को एक समान बनाने का निर्देश दिया। बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा गया कि मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए। विभाग ने यह भी कहा कि सुबह की सभाएं छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करने में अमूल्य अनुष्ठान साबित हुई हैं। विभाग ने अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करने, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ कदमों को भी स्कूल की सुबह की सभाओं में शामिल करने का सुझाव दिया है। और अब बात मौसम के मिजाज की। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के कारण उत्तर भारत में लोगों का बुरा हाल है। रिकॉर्ड तापमान ने मौसम के मिजाज को और बदहाल कर दिया। बिहार के बक्सर में सबसे अधिक जो तापमान दर्ज किया गया वो 47 डिग्री पार कर गया। वहीं पंजाब में भटिंडा शहर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। यूपी के कानपुर, हरियाणा के रोहतक, राजस्थान और के गंगानगर और झारखंड के डाल्टनगंज में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री क्रॉस कर गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी और लू की वजह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया।
इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि 4 दिन बाद 18 तारीख से प्री मानसून की बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। यूपी ने 30,000 मेगावाट से ज्यादा मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के मुताबिक 12 जून को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश की अधिकतम डिमांड 30,240 मेगावाट को पूरा किया। इसके साथ ही इस दिन अधिकतम विद्युत खपत का भी रिकॉर्ड बना। यह आंकड़ा 653.526 मिलियन यूनिट रहा। पिछले साल 24 जुलाई 2023 में अधिकतम मांग 28,284 मेगावाट का रिकॉर्ड बनाया गया था। राज्य सरकार ने अधिकारियों को लगातार पड़ रही भयंकर गर्मी और बिजली की मांग में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य के बिजली विभाग ने पूर्वानुमान के अनुरूप विद्युत उपलब्धता की व्यवस्था कर रखी है और मांग बढ़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था भी समय रहते की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर के बाद उपराष्ट्रपति तनोट पहुंचे हैं। तनोट में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उपराष्ट्रपति ने सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को तनोट विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद उपराष्ट्रपति और डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने तनोट माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और समस्त देशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना भी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उपराष्ट्रपति बावलियावाला स्थित भारत पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे और सीमा पर तैनात जवानों में से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने दूरबीन के माध्यम से सीमा की सुरक्षा स्थिति का निरीक्षण भी किया है। खबर चांदनी चौक से, जहां के मारवाड़ी कटरा में गुरुवार शाम लगी आग पर अब तक पूरी तरह से काबू पाया नहीं जा सका। इस आग की घटना को सीरियस कैटेगरी में घोषित कर दिया गया। रात की बात यह है कि इस भीषण आग के हादसे में कोई घायल या हताहत अभी तक नहीं हुआ है। आग को पूरी तरह बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन 20 से ज्यादा दुकानें आग की चपेट में आ गई और करोड़ों का नुकसान हुआ है। खबरें योग दिवस से जुड़ी हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जयपुर में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इस बार योग दिवस मनाने को लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह है। योग सीख रहे विद्यार्थियों का कहना है कि योग के जरिए उन्हें एकाग्रता मिलती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई में बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। आज का जो युवा है वो थोड़ा सा उदासीन है अपनी हेल्थ को लेके, अपनी जीवन स्टाइल को लेके। वो देर रात सोता है, देर से उठता है। तो ऐसे में अगर वो योग को अपने जीवन में अपनाएगा तो उसका जीवन निरोग, सुंदर, मतलब बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। जो ये तनाव है, स्ट्रेस है, हाइपर टेंशन है, तरह तरह की बीमारियां हैं, सब योग और प्राणायाम के माध्यम से ठीक हो सकती है। योगा का मतलब होता है ऐड करना, एडिंग समथिंग। तो हम खुद को किसी चीज़ से जोड़ रहे हैं, हम प्रकृति से जोड़ रहे हैं, अपने आप से जोड़ रहे हैं। तो योगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। योगा से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, जैसे कि अगर हम रोजाना योगा करेंगे तो थायराइड बीमारी नहीं होगी और डायबिटीज़ में भी कंट्रोल रहेगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी होगी। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में पूर्व योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंपावत जिले के लोहाघाट कोली डेग झील परिसर में लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने योग किया। आयुष एवं यूनानी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ ही ITBP के जवान और विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है इस समय, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ही मनाया जा रहा है। पर इसकी श्रृंखला क्या होती है कि पहले की तरह इसमें काउंटडाउन कार्यक्रम चलते हैं। मेन कार्यक्रम तो 21 जून का होता है, तो उसके ही क्रम में हर जिले में जो है लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम कराया जा रहा है। प्रत्येक जनपद एक दिन जो है लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम 6:30 से 7:30 बजे तक करता है।
अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक संतुलन और जीवन का संपूर्ण आनंद, दुनिया का हर इंसान इन सुखों को पाना चाहता है। इसे पाने का एकमात्र जरिया योग है। यही वजह है कि दुनिया भर में योग की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। योग भारतीय जीवन शैली है जिसे आज दुनिया अपना रही है। क्या है योग दिवस का इतिहास और दुनिया में योग के लोकप्रिय होने की क्या है वजह, देखिए रिपोर्ट के जरिए। हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि को योग के 8 अंग माना जाता है, जिन्हें अष्टांग कहते हैं। योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, और आज योग के माध्यम से भारत दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही प्रयासों का नतीजा है, जिससे योग अब वैश्विक पर्व बन चुका है। योग की उत्पत्ति भारत में हुई और हाल ही के सालों में अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के चलते योग ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर ली। यही वजह रही कि 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार बताया था। 11 दिसंबर 2014 को जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया, तो रिकॉर्ड देशों ने भारतीय प्रधानमंत्री की इस पहल को स्वीकृति दी। 175 देशों ने प्रस्ताव में सहभागिता दिखाई और 193 देशों ने इस पहल का समर्थन किया। योग दिवस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 90 दिन के अंदर मंजूर किया जाना भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। इस प्रस्ताव की मंजूरी के साथ ये तय हो गया कि हर साल 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 जून को योग दिवस के तौर पर मनाने की वजह भी है। इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होते हैं और ये समय आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए असरदार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पहला आयोजन 21 जून 2015 को किया गया, जिसकी थीम सद्भाव और शांति के लिए योग रखी गई। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस युवाओं को जोड़े, 2017 में स्वास्थ्य के लिए योग, 2018 में शांति के लिए योग थीम के साथ मनाया गया, तो 2019 में योग दिवस की थीम क्लाइमेट एक्शन रही। 2020 में स्वास्थ्य के लिए योग, घर घर योग, और 2021 में सेहत के लिए योग, तो 2022 में मानवता के लिए योग, 2023 में योग दिवस की थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम रखी गई। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग रखी गई है। वर्तमान में योग भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। योग के महत्व को देखते हुए आज पूरा विश्व इसे पूरे मनोयोग से अपना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी तैयारियां शुरू की गई हैं। योग दिवस से पहले विदेशों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीलंका के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में 10 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भारतीय संगठन सदम्य फाउंडेशन और कोलंबो के मयूरपति भद्रकाली मंदिर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पूरे श्रीलंका में 22 जून तक कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। और अब बात क्रिकेट से जुड़ी हुई। इंग्लैंड ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बल पर आईसीसी टी20 विश्व कप में ओमान को 8 विकेट से हरा दिया। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में गुरुवार देर रात हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम महज 47 रन पर ऑल आउट हुई। जवाब में इंग्लैंड की टीम 3.1 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट हासिल कर चुकी थी। इस जीत के बाद इंग्लैंड की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद कायम है। वहीं आईसीसी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश ने सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। टीम ने गुरुवार को हुए मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम को 25 रन से हरा दिया। वहीं
मैच में नीदरलैंड्स ने टॉस और जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 134 रन का स्कोर किया। बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।